ये है बिहार की राजधानी पटना। सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र, शहजादा अजीमुशान का अजीमाबाद और पटन देवी का पटना। अपने गौरवशाली अतीत के कारण पटना अनंत काल से ही इतिहास के पन्नों पर सूर्य की भांति उदयमान रहा है। इसने राजनीति, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अपनी अलग एवं अमिट पहचान बनाई है। कलाकार चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र का हो, उसकी कला ही उसके मन की अभिव्यक्ति का सजग माध्यम है। राजे, महाराजे एवं नवाबों के संरक्षण में पल रहे चित्रकार बनाते वही थे जो उनके संरक्षक चाहते थे, यानी उनके या उनके परिवार के चित्र। हालांकि वो चाहते थे पशु पक्षी, पेड़ पौधे बनाना, साधारण जीवन का चित्रण, मगर उनके हालात उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते थे। आरंभिक मध्यकालीन भारत में चित्रकला के क्षेत्र में अजंता शैली की पैरवी की जाती थी। जब मुगल भारत आए तो अपने साथ ईरानी एवं तुर्की चित्रकला साथ लाए। फारसी चित्रकला का प्रभाव भारतीय चित्र पर भी पड़ा और इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से अंतिम मध्यकाल में एक नई शैली विकसित हुई। चित्रकला को मार्फत इलाही हासिल करने का माध्यम समझने वाले सम्राट अकबर के संरक्षण में बने चित्रों पर भारतीय शैली पूरी तरह उभर कर सामने आई। नई शैली के महान चित्रकार थे मनोहर, बसावन और दसवंत। 1750 ईस्वी के आते आते समय का पहिया इस तेजी से घूमा कि चित्रकारों के लिए जमीन तंग हो गई। इन्हें दरबार छोड़ना पड़ा। भाग्य इनमें से कुछ को पटना के रास्ते मुर्शिदाबाद ले आया। वहां भी तकदीर ने साथ न दिया तो चल पड़े एक नई मंजिल की ओर और पहुंच गए पटना। इसी धरती ने उन्हें पनाह दी और मन की अभिव्यक्ति का सजग माध्यम दिया। वह वातावरण दिया जिसमें चित्रकारों ने वही चित्र बनाए जो वह बनाना चाहते थे। पटना कलम के नाम से जानी पहचानी जाने वाली इस शैली के पहले चित्रकार थे सेवकराम। कायस्थ हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाले सेवकराम मुर्शिदाबाद से पटना चले आए और यहीं बस गए। यहाँ उन्होंने एक नई और अनोखी चित्र शैली की शुरुआत की, जिसे पटना स्कूल ऑफ आर्ट अथवा पटना कलम कहते हैं। मुगल राजाओं के आश्रय समाप्त होने के बाद जो चितेरे थे वह कई राज्यों में बट गए, कई हिस्सों में चले गए और उसका एक हिस्सा दिल्ली से मुर्शिदाबाद आया और उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी लगभग 30 वर्षों तक रहने के बाद जो वहाँ भी राजाश्रय खत्म हो गया तो चितेरे बिहार की ओर आए। मुगल काल में बंगाल के नवाब मुर्शिदाबाद मीर जाफर बड़े कला प्रेमी थे। उनकी कला प्रियता से आकर्षित होकर दिल्ली के कलाकारों की जो टोली मुर्शिदाबाद पहुंची, उन्हें नवाब ने गंगा नदी के किनारे रमणीक बालू चक पर बसाया। पटना कलम शैली के कलाकार मुर्शिदाबाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज व्यापारियों और अधिकारियों के संपर्क में आ गए। अंग्रेजों ने जब वहां के नवाब के दरबार में इन कलाकारों की कलाकारी देखी तो बड़े प्रभावित हुए। चित्रकारों को अपनी कोठियों पर लाकर अपने संग्रह दिखाए। ऐतिहासिक कारण यह है कि मुर्शिदाबाद में इसका बड़ा भारी केंद्र था। उन्होंने यहाँ के चित्रकारों को अपनी चित्र शैली का परिचय दिया, उसमें उनका प्रशिक्षण किया और जो बातें भारतीय चित्र शैली में परंपरागत रूप में नहीं थी उनका भी इसमें समावेश हुआ। जैसे एक पर्सपेक्टिव की बात, यानी दूरी दिखलाना, छाया प्रकाश के द्वारा गहराई दिखलाना, ये सब नई बातें भारतीय चित्रकारों को सिखाई गई। नवाब मीर जाफर के पुत्र ने मुर्शिदाबाद की बागडोर संभाली तो कलाकारों पर पुनः काले बादल मंडराने लगे। मोहम्मद सादिक खान को कला में रुचि नहीं थी। इस काल में तत्कालीन पटना पूरे शबाब पर था। यहाँ के राजा, नवाब, जमींदार, दीवान कला प्रेमी थे। गंगा नदी के तट पर बसा होने के कारण पटना व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये कलाकार
पटना सिटी के मच्छरहट्टा, लोधी कटरा चौक, दीवान मोहल्ले में आकर बस गए। पटना कलम शैली का आविर्भाव पर्शियन, मुगल और बर्तानिया शैली के प्रभाव से हुआ और ये कला शैली पटना में आकर पल्लवित, पुष्पित हुई, जो पटना कलम के नाम से जानी जाने लगी। ये पटना कलम की मुख्य विशेषता यह है कि ये सामान्य जनजीवन का चित्रांकन इन्होंने किया है, जो दूसरे किसी भी चित्रकला शैली में देखने को नहीं मिलती है। प्रारंभ में इन चित्रकारों ने अंग्रेज़ों के लिए ही चित्र बनाए, जो कि यहाँ से विदेश जाते थे और बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हैं। उनमें भारतवर्ष के तरह तरह के जीवन के पहलू, यहाँ के तरह तरह के व्यापार, उद्योग, कौशल, ये सब आ जाते थे और साथ साथ यहाँ की बहुत सी दृश्यावलियाँ, जैसे आज के संदर्भ में सोचिए तो जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत से फोटोग्राफ करके ले जाते हैं या पिक्चर पोस्टकार्ड तैयार रहते हैं, ये प्रारंभ में बने। इस प्रकार ये कलाकार पूर्व से ही अंग्रेजों की रुचियों से अवगत थे। पटना आने के पश्चात इन कलाकारों ने कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों की रुचियों के अनुरूप ही चित्रकारी की, अतः ये कंपनी शैली के नाम से जाना गया। पटना में इन कलाकारों की शैली ने एक नया आयाम ले लिया। इनके चित्रों में मुगल शैली के रंगों, रेखाओं तथा कंपनी शैली के प्रकाश छाया का संयोजन प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। ये कलाकार व्यवसायिक दृष्टि से भी चित्रकारी करने लगे, अतः कुछ लोग इन चित्रों को फिरका चित्र भी कहने लगे। चित्रकार दैनिक जीवन को चित्रित करने लगे। हाथी चलाते हुए लोहार या मछली बेचती हुई कोई औरत, सामान्य जन के सादे ब्याह का त्यौहार का, ये सारे वर्णन उसमें चित्रांकन किए गए हैं। तो इस तरह की जो चित्रकला के उदाहरण हम अन्य किसी स्थान पर नहीं पाते हैं। एक सामान्य जन को चित्रांकन का विषय बनाया गया हो, उस समय के उस चित्रों को देखने से उस समय के परिधान का, उनके अस्त्र शस्त्र का, उनके औजारों का, ये सब का हमको पता चलता है। कला जगत में यह पहला अवसर था जब कलाकारों ने राजा, रानी, नायक, नायिकाओं, युद्ध और दरबार को छोड़ यथार्थ को अपना विषय बनाया। इस शैली के चित्रकार चित्रों में रंग लगाने में बबूल की गोंद का प्रयोग कर कोमल भाव लाते थे। कलाकार स्वयं रंग तैयार करते। रंग फूल, पत्थर, धातु, मिट्टी और जंतु से प्राप्त करते। आइए चित्रकार कृष्णदास रस्तोगी से रंग बनाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। सफेद रंग खास गढ़ की मिट्टी, कौड़ी या मोती से प्राप्त होती थी। कुदरती पत्थर से भी इसे प्राप्त किया जाता था। काला रंग चिराग की फुलियों से प्राप्त कालिक, हाथी के दांत को जलाकर अथवा काले अबरख को पीस कर बनाते थे। पीला रंग या निपल्स येलो हड़ताल को पीसकर या गोंद से प्राप्त किया जाता था। लाल रंग लाह, सिंदूर, सिंगरफ और गेरू से प्राप्त होता था। हल्का हरा रंग जहर मोहरे को पीसकर प्राप्त होता था। सोने धातु का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता था, एक वर्क की हालत में, दूसरा हल करके। पटना कलम के चित्रों में प्रयोग किया गया सुनहला रंग, ये सोने के छड़ को खुरदरे पत्थर पर धीरे धीरे घिसकर कणों में परिवर्तित किया जाता था तथा उसे खरल में रखकर बबूल का गोंद मिलाकर तथा बकरी का दूध मिश्रित करके धीरे धीरे घिसकर सुनहला रंग तैयार किया जाता था। इसी रंग को पटना कलम के चित्रकारों ने अपने चित्रों में प्रयोग किया है। इस शैली में रंग बनाने का काम उस समय किया जाता था जब हवा में धूल के कण कम होते थे। इन चित्रों में सपाट रंग बड़ी सुघड़ता के साथ लगाए गए हैं। पटना कलम के चित्रों में गर्मी के मौसम में रेखांकन किया जाता था तथा जाड़े के समय उन चित्रों में रंग भरने का काम किया जाता था। पटना कलम के चित्रों में
चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इन चित्रों में सपाट रंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। उसमें रंगों के तह पर तह नहीं लगाए जाते, लेकिन रंगों को फैलाकर रेखाओं के द्वारा आकृति दिखलाई जाती है। पटना शैली के चित्रों को प्रायः दो प्रकार के कागजों पर चित्रांकन किया जाता था। एक फटे पुराने कपड़ों की लुगदी बनाकर, जिसे तुल्क कहा जाता था। नेपाल में पाए जाने वाले जूट तथा बांस की कोपलों से कागज का निर्माण होता था, जिसे बंसा कागज कहा जाता था। कागज की 2-3 तहों को गोंद द्वारा चिपकाकर तथा अकीक पत्थर से घिसकर कागज तैयार किया जाता था। पेंटिंग 3-4 चीज़ों पे बनाते थे। एक तो कागज़ पर बनाए थे, आइवरी पर बनाए थे और अबरख पर बनाए। अबरख की चित्रकारी भी यहाँ की अपनी विशेषता है। चित्रकारी के लिए तुलिका भी तरह तरह की बनाई जाती थी। गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर और हिरण के बाल को उबालकर गिलहरी के दुम के बालों को पानी में भिगो लिया जाता था। चील या कबूतर के पंख के शाफ्ट या स्टेम का सिरा काट दिया जाता। गिलहरी के बाल के समूह को रेशम के धागे से लपेटकर या बांधकर शाफ्ट या स्टेम के अंदर के भाग में प्रवेश करा दिया जाता। फिर बांस की कमानी को उसके पीछे लगाकर पकड़ने लायक बनाया जाता। चित्रों पर पहला स्तर देकर उसे पलटकर चिकने पत्थर पर रखकर पत्थर द्वारा घिसकर सपाट किया जाता था। चित्रकार पटना कलम के चित्रों में बारिश जैसे तिरछे तथा इलायची जैसे स्ट्रोक्स लगाकर स्टेपलिंग का प्रभाव पैदा किया करते थे। पटना कलम के चित्रों में स्टेपलिंग गिलहरी की पूंछ के बाल का ब्रश बनाकर पतला रंग तैयार करके चित्र पर धीरे धीरे डॉट बिंदुओं का निर्माण किया जाता था, जिससे चित्र में प्रकाश छाया का प्रभाव पैदा होता था। चित्रों में गर्मी के मौसम में रेखांकन किया जाता था तथा जाड़े के समय उन चित्रों में रंग भरने का काम किया जाता था। इस शैली के चित्रकार अपने पूर्वजों से हाथी दांत पर और छोटे सूक्ष्म चित्र बनाने की कला अपने साथ लाए थे। लेकिन पटना कलम के हिसाब से यह चित्रकार 3 प्रकार के चित्र बनाया करते थे। एक तो शहर के बड़े लोगों की छवि, दूसरा शादी ब्याह और पर्व त्योहार के चित्र। ये पुस्तक मेरे पास है। इसमें उस पूरे शैली का व्यापक अध्ययन है, लेकिन पटना में जो चित्र बन रहे थे उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। तो ये देखिए मुहर्रम का चित्र है, पटना में ही हो रहा है और इसका समय 1800 के लगभग है। आज शायद उतने धूमधाम से मुहर्रम का चित्रण नहीं होता होगा जैसा इसमें है। आप देखिए सारे छत पर, यानी सड़क पर जो एक नई छत बना गई चंदवे में, कितने इसमें झाड़ फानूस टंगे हुए हैं। और ये देखिए मुहर्रम के ताज़िया जा रहा है। कुछ संभ्रांत लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ बैठे देख रहे हैं। तमाम यहाँ पर दीपक जल रहे हैं और रात के समय छाया प्रकाश में अंतर हो जाता है। आप देखिए कि कैसे धीमे धीमे प्रकाश धूमिल होता होता अंधकार की ओर बढ़ रहा है और प्रकाश के ही द्वारा जो ताज़िया है कितना ज़्यादा प्रकाशित है। और यहाँ तमाम देखिए भक्तों का वो जो उसके चारों तरफ अपने को नमन कर रहे हैं और दर्शक कितने दूर पर बैठे हैं। और फिर जो उस समय का सारा सारा संभ्रांत वातावरण है, ये इन झाड़ू फानूसों से दिखलाया गया है। एक ये चित्र हमारे सामने आ रहा है जिसमें झूले का त्यौहार है और स्त्रियाँ झूला